हवेली के प्राइवेट ऑफिस में माहौल आज पहले से ज्यादा तना हुआ था। सामने खड़े बास्टियन को सिर्फ 1 सेकंड की वार्निंग भी नहीं मिली। बख! गौरव खान का सीधा पंच उसके गाल पर लगा, लेकिन बास्टियन ने बैलेंस नहीं खोया। वो अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहा। नैरेटर गौरव ने बिना एक शब्द बोले ये वार किया था। बास्टियन ने दांत भींचे पर प्रोटेस्ट नहीं किया। वो आज के दिन की सारी बातें तेजी से रिकॉल कर रहा था और उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके मास्टर को किस बात ने आग लगाया है। बास्टियन सिर झुकाकर स्टेडी आवाज में, मुझे माफ कीजिए मास्टर, मुझे पता नहीं था कि रोमियो की बेटी और यंग मास्टर गौतम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। नैरेटर गौरव दोनों हाथ पॉकेट्स में डाले हाफ लेजी नज़र से अपने आदमी को देख रहा था, लेकिन आंखों के अंदर का गुस्सा साफ था। गौरव ठंडी पर साफ आवाज में, अगली बार जब भी तुम आर्या और गौतम को स्कूल लेकर जाओगे, कार से बाहर नहीं निकलोगे। जब तक कोई बहुत अर्जेंट सिचुएशन न हो, बहस की भी जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? बास्टियन एक पल को चुप रहा। मतलब मास्टर उसे उसी सीन के लिए ब्लेम कर रहे थे जहां आर्या की मुलाकात रोमियो से हुई। आखिर उसने सिर हिलाया। बास्टियन अंडरस्टूड मास्टर। नैरेटर गौरव वापस अपनी भारी ग्रैंड चेयर पर बैठ गया, कुर्सी की बैक पर हल्का सा झुककर, फिर एक नज़र से जैसे पूछने लगा, अब जो काम से आए थे वो बताओ। बास्टियन ने तुरंत मैटर पर आकर बोलना शुरू किया। सर, आपने जो मैडम के बयान पर जांच करने को कहा था, उसका रिजल्ट मिल गया है। 2 साल पहले जो मेड सबसे पहले ये बात लेकर भागी थी कि मैडम सुसाइड करना चाहती हैं, वही मेड असल में मैडम को पुश करने वाली निकली। नैरेटर गौरव के चेहरे पर एक्सप्रेशन बहुत रेयरली बदलता था, लेकिन इस वक्त उसके जबड़े की मसल टाइट हो गई। गौरव दबी गरज, पक्का? बास्टियन फर्म, जी मास्टर, मैंने सीधे उसी मेड से बात की जो उस दिन ड्यूटी पर थी। वो अब यहाँ काम नहीं करती, उम्र ज्यादा होने की वजह से घर भेज दी गई है। लेकिन उसने क्लियर एडमिट किया कि उसने ही पीछे से धक्का दिया था। कमरे की हवा एक पल को और ठंडी हो गई। बास्टियन आगे जारी रखते हुए, और जहां तक सीढ़ियों वाले इंसिडेंट की बात है, 2nd फ्लोर की जिन सीढ़ियों पर मैडम गिरी थीं, उस वक्त उस जगह की सीसीटीवी ऑफ थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि कैमरा खराब था। उसने मास्टर के चेहरे की तरफ देखा, फिर और साफ बोला, लेकिन सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये खराब होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सीसीटीवी सिक्योरिटी के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं। मुझे स्ट्रांगली लगता है कि उनमें से कोई एक उसी इंसान से मिला हुआ था जो मैडम को नुकसान पहुंचाना चाहता था। नैरेटर पहले बास्टियन खुद भी पूरी तरह आर्या की बात पर यकीन नहीं करता था। अब सारे पीसेस जुड़ रहे थे। मेड का कन्फेशन, सीसीटीवी का बंद होना, 2 साल पुरानी कहानी। बास्टियन अपने ही अंदाज में मानते हुए, अब मुझे यकीन है सर, मैडम जो कह रही थीं वो 100% सच था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद गौरव ने आंखें उठाकर सीधे पूछा, इस हवेली में वर्कर्स की स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी किसकी है? बास्टियन तुरंत समझ गया कि अगला वार किस पर आएगा। उसने सिर और नीचे झुका लिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ मास्टर। नैरेटर गौरव ने भारी सांस छोड़ी। फिलहाल ऐसे बिहेव करो जैसे हमें कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई हो तो बाकी काम नॉर्मल की तरह जारी रखो। सज़ा मैं सोच कर तय करूँगा बास्टियन। नैरेटर वो अपने भरोसेमंद आदमी से खुश था, लेकिन उसकी नेग्लिजेंस ने आर्या की जान को कई बार खतरे में डाल दिया था। और अगर आर्या खुद आवाज़ नहीं उठाती तो वो आज भी शायद यही मानता रहता कि उसकी वाइफ खुद अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। उसे वो रात याद आ गई। किसी ने मुझे धक्का दिया गौरव, प्लीज़ बिलीव मी। नैरेटर 7 साल बाद पहली बार आर्या ने हेल्प के लिए उसका नाम लिया था, और गौरव उस मेमोरी को भूल नहीं पा रहा था। दिमाग में दूसरी मेमोरी भी तैर गई। स्कूल के बाहर टैप किए हुए फ़ोन की कॉल पर सुनी बात, अगर मैं कहूँ कि मेरा हस्बैंड तुमसे बेटर है तो तुम मानोगे भी नहीं रोमियो। नैरेटर चाहे आर्या ने ये सिर्फ अपने एक्स को दूर रखने के लिए कहा हो, लेकिन गौरव के लिए वो बात फ्लैटरिंग थी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसका नाम भी अब उस औरत की जिंदगी में कोई वेट रखता है। वो हल्के से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो शायद कोई और कभी नहीं देख पाता। सीन 2 रात का होमवर्क, माँ के साथ छोटा चैंपियन। नैरेटर इधर ऊपर की मंजिल पर गौतम का कमरा गर्म पीली रोशनी से भरा था। टेबल पर खुली कॉपी, पेंसिल, इरेजर, और उसके बगल में बैठी थी आर्या रोसे अपने बेटे के साथ। आज वीकेंड के पहले की रात थी।
कल और परसों छुट्टी, होमवर्क सबमिट मंडे को। फिर भी गौतम आज ही अपना काम पूरा करना चाहता था ताकि अगले 2 दिन आराम से खेल सके। गौतम कॉपी आगे बढ़ाते हुए, हो गया ममा, पहले चेक कर लो। आर्या ने कॉपी हाथ में ली, ध्यान से उसके आंसर्स देखने लगी। आज का होमवर्क सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, 2nd क्लास के लेवल के हिसाब से आसान, लेकिन उसके लिए गर्व की बात थी। नैरेटर, उसने उसे ऑफर किया था कि अगर उसे चाहो तो ममा खुद बता देगी आंसर्स, लेकिन गौतम ने जिद की थी, नहीं मामा, एल खुद ट्राई करेगा। अब आर्या एक एक सम देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद उसके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन आ गया। आर्या उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, सब सही है मेरी हैंडसम ममा के बेटे का बेटा कितना स्मार्ट है। गौतम के होंठों पर छोटी सी शर्मीली मुस्कान आई। उसने कॉपी बंद की और अपने छोटे से स्टडी टेबल को नीटली सेट करने लगा। पेंसिल बॉक्स सही जगह, बुक्स सीधी लाइन में। आर्या ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली, रात के 10 बज चुके थे। अब सीधे सोने का टाइम है जान, लेट हो रहा है। गौतम आदत के मुताबिक तुरंत मानते हुए, ओके ममा। नैरेटर, आर्या ने उसे बेड पर लाई डाउन करवाया, तकिया ठीक किया और फिर उसके ऊपर केयरफुली ब्लैंकेट डाल दी। आमतौर पर यहीं तक उसका काम होता था। वो उसे गुड नाइट बोलती, लाइट डिम करती और अपने बड़े खाली कमरे की तरफ चली जाती। लेकिन आज जैसे ही वो मुड़ी, बेड से एक धीमी आवाज आई। गौतम धीमे से, उंगलियों से ब्लैंकेट को पकड़ते हुए, क्या आप आज एल के साथ ही सोएंगे एल? नैरेटर, उसने नीचे देखा, गौतम अपनी उंगलियों से ब्लैंकेट के किनारे को प्ले कर रहा था, आंखें नीचे पर उम्मीद ऊपर। सच तो ये था, वो हमेशा से ये एक्सपीरियंस करना चाहता था कि पेरेंट्स के साथ सोना कैसा लगता है। पापा के लिए तो उसने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन ममा की वार्मथ के साथ सोने का सपना वो अब भी दिल में रखे हुए था। आर्या हल्की हंसी के साथ, क्यों नहीं, ममा को भी तो अपने सबसे हैंडसम बेटे के साथ सोना है। नैरेटर, उसे भी अभी अभी ये रियलाइजेशन हुआ था कि इतने बड़े कमरे में अकेले सोने से अच्छा अपने बच्चे के साथ छोटे बेड पर सही पर दिल भरा हुआ लगेगा। वो भी उसके पास आकर लेट गई। जैसे ही उसने साइड में जगह ली, उसके हाथ अपने आप बढ़कर गौतम के छोटे से शरीर को हल्के से गले लगाने लगे। गौतम खुशी छुपाते हुए भी न छुपा सके। आज तो शायद एल को नींद ही न आए एक्साइटमेंट में। आर्या मुस्कुराई, फिर उसके हेयर में उंगलियां फिराने लगी। सीन 3, रोमियो की बात, वीना के पापा और प्रेशियस फीलिंग्स। कुछ पल शांति रही, फिर अचानक गौतम ने पूछा, अच्छा ममा, क्या आप वीना के पापा को जानती हो? आर्या की उंगलियां एक पल को रुक गई। उसे दोपहर वाला स्कूल गेट याद आ गया, रोमियो, वीना, कार और उसके दिल में उठता पुराना दर्द। उसने होंठ भींचकर 1 सेकंड इंतजार किया, फिर नॉर्मल टोन में बोली, हाँ जानती हूँ जान, वो ममा के पुराने दोस्त हैं। नैरेटर, ये जवाब शायद सबसे सेफ था उसके बेटे के लिए। वो उसे अपने पास्ट की परेशान डिटेल में नहीं घसीटना चाहती थी। आर्या के लिए भी ये वियर्ड कोइंसिडेंस था कि रोमियो ही वीना का पिता निकला, जैसे किसी इनविजिबल रेड स्ट्रिंग ने बचपन से ही इन बच्चों को कहीं ना कहीं जोड़ा हुआ हो। आर्या थोड़ा टॉपिक हल्का करते हुए, वीना बहुत प्यारी है ना, क्या एल को वो अच्छी लगती है एल? गौतम का चेहरा तुरंत खिल गया। एल को बहुत अच्छी लगती है वीना, ममा के बाद दुनिया की सबसे सुंदर गर्ल है जो एल ने देखी है। आर्या सच में 1 सेकंड के लिए स्टन्ड रह गई। 7 साल भी पूरे नहीं हुए और उसके बेटे के मुंह से इतने स्वीट वर्ड्स, ऊपर से उसकी आंखों में वही हल्का सा खोया हुआ लुक, जैसे वो ऑलरेडी किसी पर बहुत जज्बाती हो चुका हो। गौतम ड्रीमी अंदाज में जारी रखते हुए, वो सबके साथ अच्छी है, एल स्कूल में थोड़ा क्वाइट रहता है ना, फिर भी वीना खुद एल से बात करने आती है, गेम्स खेलने बुलाती है, कभी फील नहीं होने देती कि एल अकेला है। नैरेटर, अब आर्या को समझ आने लगा कि फ्यूचर में नॉवल में जो लिखा था, गौतम और वीना की स्टोरी इतनी इंटेंस क्यों बनती है। उसने हल्के से टीजिंग टोन में पूछा, तो एल के लिए वीना प्रेशियस है? गौतम ने छत की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहा, हाँ वीना प्रेशियस है। नैरेटर, शायद उसे प्रेशियस शब्द का पूरा अर्थ नहीं पता था, लेकिन उस फीलिंग को वो ऑलरेडी महसूस कर रहा था। आर्या के दिमाग में फ्यूचर का पूरा प्लॉट घूम गया। उसे याद आया कि असली कहानी में मेन लीड रागस था और गौतम साइड कैरेक्टर की तरह लिखा गया था, जो बचपन से वीना को जानता है, उससे पहले से प्यार करता है, फिर भी अंतिम कहानी में दूसरा लड़का जीत जाता है। आर्या मन ही मन, बस इतनी सी बात कि मेरा बेटा मेन कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा हारना पड़े। उसने धीरे से बेटे के माथे पर किस की और सॉफ्टली बोली,
अगर एल को सच में वो पसंद है ना, तो एल को उसे हमेशा अच्छे से रखना होगा। जब बड़े हो जाओगे उसे हर्ट मत करना, ओके? नैरेटर: वो अभी से अपने बेटे को एक अच्छा लड़का बनाना चाहती थी, ताकि फ्यूचर में चाहे दुनिया कुछ भी बोले, वीना के लिए सबसे सेफ चॉइस उसका बेटा ही हो। उसने ये भी सोच लिया कि ओरिजिनल कहानी का जो भी प्लॉट था वो तो पहले ही उसकी जिंदा रहने से बदल चुका है, तो अगर वो फ्यूचर में गौतम के लिए एंड भी बदल दे तो क्या फर्क पड़ता है। गौतम गंभीर होकर बच्चे वाली सच्चाई के साथ: यस मामा, एल वीना का ध्यान वैसे ही रखेगा जैसे एल ममा का रखता है। आर्या का दिल गदगद हो गया। उसने उसे और कसकर गले लगाया। उस रात हवेली के कई कमरों में सीक्रेट्स, प्लान्स और पुराने घाव जागते रहे, लेकिन एक छोटे से कमरे में एक माँ और उसका बेटा अपने अपने अलग अलग फ्यूचर के लिए छोटे छोटे वादे करते हुए धीरे धीरे नींद में खो गए। आज का वीकेंड मॉर्निंग धूप से भरा हुआ था, और हैरानी की बात यह थी कि हवेली के अंदर एक ही टेबल पर पूरी फैमिली नाश्ता कर रही थी। डाइनिंग टेबल के हेड पर बैठे थे गौरव खान, उनके दाहिने हाथ पर आर्या रोसे और आर्या के बगल में छोटा सा गौतम। दूर से देखा जाए तो ये किसी भी नॉर्मल खुश फैमिली की तरह लग रहे थे। सर्वेंट्स में भी इन दिनों अलग ही एनर्जी थी। जितनी बार उन्हें ये तीनों साथ दिखते, उतना ही वो एक्स्ट्रा मन से अच्छा खाना बनाते। हालांकि टेबल पर माहौल बहुत ज़्यादा बातें वाला नहीं था, ज़्यादातर चुप्पी। बीच बीच में बस आर्या और गौतम की हल्की बातचीत सुनाई देती। जहाँ तक गौरव की बात थी, आर्या तो उसे बस वहाँ रखे पत्थर की तरह मानती थी। उसे खास तौर पर यह बात नापसंद थी कि वो अक्सर गौतम को टोक देता, कभी इस बात पर कि वो प्लेट फिनिश नहीं कर रहा, कभी इस पर कि बहुत जल्दी खा रहा है, कभी इस पर कि खाना खाते वक्त ज्यादा बोल रहा है। उसका बेटा अभी 7 साल का भी नहीं हुआ। क्या गौरव उसकी एज में किसी नोबेल प्रिंस वाला एटिकेट एक्सपेक्ट कर रहा था? यही सोचती रहती थी आर्या। नैरेटर: आज गौरव पहले से रेडी था, नीट सूट में, जैसे कहीं इम्पोर्टेंट जाना हो। सैटरडे होने के बावजूद वो ऑफिस जाता कम ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका काम नहीं था। सुबह कंपनी का लेजिट काम, फिर घर आकर उसके इल्लीगल काम, हथियार, ड्रग्स वाले डील्स। ये सब बातें आर्या को भी इधर उधर की गॉसिप और लोगों की जुबान से पता चली थी। इसी बीच अपना नाश्ता खत्म करके गौतम ने पूछा, मम्मा, आज हम किसके साथ बाहर जाएंगे? बैस्टियन तो आज घर पर नहीं है ना? उसके हिसाब से अगर वो स्कूल नहीं जा रहा तो ड्राइवर बैस्टियन पापा के साथ रहता है पूरे दिन के लिए। आर्या नॉर्मल टोन में: मम्मा खुद ड्राइव कर सकती है हनी, बैस्टियन की ज़रूरत नहीं है हमेशा। आज उसने पहले से प्लान बना रखा था कि वो हॉलिडे पर बेटे के साथ बाहर जाएगी, थोड़ी शॉपिंग, थोड़ा घूमना, हवेली के बाहर की हवा। तभी गौरव की ठंडी आवाज़ बीच में आई, कहाँ जा रही हो तुम लोग? बाहर। कहाँ आर्या? इस बार आर्या ने उसकी तरफ देखा। आर्या हल्का तंज लिए हुए: आपको क्यों जानना है? वो चाहती तो तुरंत जवाब दे सकती थी, लेकिन जाने क्यों उसे थोड़ी इरिटेशन दिखाने में मजा आ रहा था। गौरव साफ स्टेडी टोन में: मैं तुम्हारा हस्बैंड हुआ राया, कम से कम इतना तो जानने का हक है कि मेरी बीवी और मेरा बेटा कहाँ जा रहे हैं। नैरेटर: ये सुनकर गौतम ने पापा की तरफ देखा। ये शायद पहली बार था जब उसने गौरव को इतने सॉफ्ट टोन में बोलते सुना था। उसके लिए ये आवाज़ यूजुअल डरावनी इमेज से अलग थी। आर्या खुद भी सरप्राइज थी। आमतौर पर वो बस चुपचाप खाना खाता, सुनता, नज़रअंदाज करता। आज वो ओपनली हस्बैंड लेबल यूज़ कर रहा था। आर्या मन में हल्की प्रैक्टिकल सोच के साथ: चलो, जितना इस आदमी से रिश्ता ठीक दिखेगा उतना मेरे मारे जाने के चांसेस कम होंगे। आखिर उसने सीधा आंसर दिया, हम लोग मॉल जा रहे हैं। किस टाइम? करीब 10 बजे। गौरव ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं बैस्टियन को वापस बुला लूंगा, वो तुम्हारे साथ जाएगा। आर्या ने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया, ज़रूरत नहीं, मैं और गौतम देर तक रहेंगे वहाँ, और वैसे भी मुझे खुद ड्राइव करने का भी शौक है। उसे हवेली के गराज में खड़ी लग्जरी कार्स की कलेक्शन याद आ रही थी। किसी भी एक को खुद चलाकर ले जाने का एक्साइटमेंट उसे अंदर से खुश कर रहा था। लेकिन गौरव का टोन अब ऑर्डर वाला हो गया। बैस्टियन का मेन काम गौतम की सेफ्टी देखना है। इस हवेली के बाहर जब भी वो निकलेगा उसके साथ बैस्टियन होगा, ये रूल है। नैरेटर: आर्या ने मन ही मन आंखें घुमाई। उसे पता था गौरव को बैस्टियन की चिंता उससे ज्यादा गौतम के बॉडीगार्ड के रूप में है। उसके लिए वाइफ सेकंड प्रायोरिटी थी, बेटा फर्स्ट। फिर भी उसने जोर नहीं दिया। आखिरकार बाहर जाना था और ड्राइवर हो तो थोड़ी आराम भी रहती है। सीन 2: मॉल में शॉपिंग, मेकअप और छोटे छोटे डायलॉग्स। नैरेटर: यस, शॉपिंग।
आर्या के बिल में यही आवाज़ चिल्ला रही थी जब कार मॉल के बेसमेंट से ऊपर रैंप चढ़ रही थी। वो अपने बेटे के साथ मॉल की चमकदार दुनिया में दाखिल हुई। आर्या मन ही मन हंसते हुए, दुनिया का कौन सा फूल होगा जिसे शॉपिंग पसंद नहीं, बेशक उनके अलावा जिनके पास पैसे नहीं होते। नैरेटर आते ही आते मदरसन ने अलग अलग स्टोर्स का चक्कर लगा लिया। पहले कपड़े, आर्या के लिए भी और गौतम के लिए भी, फिर जूते, दोनों के लिए मैचिंग कंफर्ट, और अब वो एक बड़े से मेकअप स्टोर के अंदर थे। बैस्टियन पूरे समय उनके पीछे पीछे था। उसके दोनों हाथों में अलग अलग ब्रांड के बैग्स थे, कपड़े, जूते, खिलौने, रैंडम छोटी छोटी चीज़ें। नैरेटर आमतौर पर वो अपने मास्टर गौरव को बिजनेस लॉसेस, टेंडर्स फेल होते देखता था, उस दिन ऑफिस में टेंशन भरा चेहरा देखते हुए। आज वो देख रहा था कि उसी घर की मैडम कितनी ईज से पैसा बहा रही हैं। बहुत कॉन्ट्रास्ट वाला नज़ारा था। क्योंकि मेकअप स्टोर के अंदर पुरुषों के खड़े रहने की ऑकवर्डनेस ऑब्वियस थी, इसलिए बैस्टियन बाहर लगे स्मॉल वेटिंग एरिया में बैठ गया और उसके साथ वहीं पर बैठ गया छोटा यंग मास्टर। दोनों कांच के पार से अंदर वाली शेल्व्स देख रहे थे। गौतम क्यूरियोसिटी से, बैस्टियन, मम्मा ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल हैं, फिर उन्हें ये सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? बैस्टियन उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराने जैसा किया, शायद ताकि मैडम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगे यंग मास्टर। नैरेटर वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं था, लेकिन यही सबसे सेफ जवाब लगा। गौतम जिद्दी टोन में, लेकिन मम्मा ऑलरेडी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं बैस्टियन। ये बात अंदर तक सुनाई दी, क्योंकि कांच के उस पार प्रोडक्ट्स देखती हुई आर्या ने साफ सुन लिया था। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसने प्रिटेंड किया कि उसने सुना नहीं। बैस्टियन हल्का टीज करते हुए, शायद ताकि मास्टर उन्हें और ज्यादा प्यार करे। गौतम हैरानी से, लव? गौतम को उस वर्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसके लिए प्यार मतलब था केयर, अफेक्शन, किसी को हर्ट ना करना। गौतम सीधी ऑनेस्टी से, लेकिन पापा तो मम्मा की परवाह ही नहीं करते। ये लाइन उसने हवेली के सर्वेंट से भी कई बार सुनी थी और खुद भी उसने बहुत कम इंटरैक्शन देखा था माँ बाप के बीच। बैस्टियन हल्की भारी सांस ली। उसे लगा यंग मास्टर की नज़र भी बाकी वर्कर्स की तरह ऊपर ऊपर की ही है। शायद इस पूरे घर में वही अकेला था जिसे पता था कि मैडम का गौरव पर कितना गहरा असर है। तभी आर्या बाहर आई, दोनों की तरफ देखते हुए। बहुत देर से वेट कर रहे हो क्या? उसके हाथ में 2 मीडियम साइज के पेपर बैग्स थे, पूरे मेकअप की दुनिया। बैस्टियन तुरंत उठकर, नहीं मैडम, बस अभी बैठे थे, दीजिए ये बैग्स मैं ले लेता हूँ। वो आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया, लेकिन आर्या ने बैग्स पीछे कर लिए। नहीं नहीं, ये मैं खुद पकड़ूंगी, बाकी सामान तुम कैरी कर रहे हो काफ़ी है, ये वाले मेरे प्यारे बेबीज हैं। बाकी चीज़ें किसी के भी हाथ में जा सकती थीं, लेकिन मेकअप पर उसका अटैचमेंट अलग लेवल का था। बैस्टियन ने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सिर हिलाया। जैसा आप कहें मैडम, ये सब तो वैसे भी हल्का ही है। आर्या ने हंसते हुए उसे साइड में किया। फिर उसने गौतम की तरफ देखा। अब मुझे लग रहा है हमें पहले कुछ खाना चाहिए। हनी, तुम्हें भूख लग रही है? गौतम जोर से सिर हिलाकर, हाँ माँ। नैरेटर तीनों अब मॉल के अंदर ही एक जापानीज रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। सीन 3 रेस्टोरेंट, शिंता और उसकी 2 सहेलियां। रेस्टोरेंट के अंदर वो लोग खिड़की के पास की टेबल पर बैठे। ये 4थी मंजिल पर थी, तो कांच के उस पार सिटी की भागदौड़, गाड़ियों की लाइनें और छोटे छोटे लोग ऊपर से खिलौनों जैसे लग रहे थे। ऑर्डर दे दिया गया था। गौतम विंडो से बाहर देख रहा था। आर्या कैजुअली फोन चेक कर रही थी। बैस्टियन साइड वाली कुर्सी पर स्ट्रेट पोस्चर में बैठा था। पास की एक टेबल पर बैठी 3 कॉलेज गर्ल्स की नजर अचानक उधर पड़ी। यार देखो इस टेबल पर, कि वो लेडी बिल्कुल किसी अफसर की वाइफ जैसी वाइब्स नहीं दे रही। सीरियसली, पूरे फैमिली पे नजर डालो, इतने अच्छे दिखने वाले लोग एक साथ, ऊपर से जो उनके साथ आदमी है वो भी काफी कूल लग रहा है। उसी दिशा में मुड़कर देखने वाली तीसरी लड़की अचानक फ्रीज हो गई। वो थी शिंता। वो मेरी सिस्टर है। उसकी सहेलियां चौंक गईं। आर यू सीरियस? मतलब सच में तुम्हारी रियल सिस्टर? हाँ यार, घूर मत, वही है। एक्साइटेड होकर दूसरी लड़की, चल 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 के हाय बोलते हैं, इतनी क्लासी दिख रही हैं, उनसे मिलना तो बनता है। तीनों ने अपना खाना ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था। शिंता ने मन ही मन आंखें घुमाई, लेकिन अपनी फ्रेंड्स के साथ उठ खड़ी हुई और अपनी बहन की टेबल की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, आर्या ने नजर उठाई। अरे टा, तुम यहाँ? हाँ सिस, आज सिर्फ मॉर्निंग क्लासेस थी, तो सोचा फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर हैंग आउट कर लूं। उसके साथ खड़ी दोनों लड़कियों ने एक साथ झुककर कहा, हेलो सिस।
आर्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें भी रिस्पॉन्ड किया। हाय बेटा, बैठो ना थोड़ी देर। शिंता की नजर अब बैस्टियन पर पड़ी। ये कौन है सिस? दिमाग इंस्टेंटली स्पेक्युलेट करने लगा। क्या आर्या की जिंदगी में कोई और आदमी भी है? कहीं इसीलिए तो उसने रोमियो को नहीं छोड़ा। ये मेरे हस्बैंड के असिस्टेंट हैं, बैस्टियन। ओह अच्छा। कुछ सेकंड कैजुअल बातों के बाद आर्या ने पूछा, तुम लोगों ने खाना खा लिया? अगर नहीं तो साथ में खा लेते हैं, मैं ट्रीट दे देती हूँ। हम लोग अभी अभी खाकर उठे हैं सिस, अब बस घूमने वाले थे। आर्या ने उसकी तरफ थोड़ा गौर से देखा। अच्छा, घूमने निकली हो? पॉकेट मनी कम पड़ गया क्या? शिंता छोटी हंसे के साथ बाल पीछे करते हुए, अगर बढ़ाना चाहो तो मैं मना थोड़े ही करूंगी। आर्या हल्का मुस्कुराई, फिर अपना फोन निकालकर ई बैंकिंग ऐप खोला। कुछ सेकंड्स की टैपिंग के बाद उसने कामली कहा, हो गया, ऐड कर दिए। शिंता के फोन में तुरंत नोटिफिकेशन आया। उसकी दोनों सहेलियां क्यूरियोसिटी से स्क्रीन की तरफ झुकी और अमाउंट देखते ही उनकी आंखें फैल गईं। धीमे शौक में, 20 लाख? इतने कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ? शिंता खुशी से लगभग चमकते चेहरे के साथ, थैंक यू मेरी प्यारी सिस्टर, अब अगर आप अलाउ करें तो मैं अपनी आउटिंग एंजॉय करने चलूं? आर्या मुस्कुराकर, जाओ मजे करो, बस ध्यान रखना। वो तीनों वहां से आगे बढ़ गईं। आर्या उनकी जाती हुई पीठ को देखती रही। टोट बैग, हंसी, हल्की सी बेफिक्री। उसे अपने पुराने कॉलेज डेज याद आ गए, जब वो भी इसी तरह पढ़ाई के बीच फ्रेंड्स के साथ मॉल में घूमने आती थी, हाथ में बाइंडर, बैग और सपने। लेकिन फर्क ये था, तब वो बस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, थीसिस दूर की बात, और अब वो बस हाई स्कूल पास थी, जो अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे गौतम के आसपास बुन चुकी थी। वक्त ने रोल्स बदल दिए थे। वो अब खुद को नहीं, अपनी छोटी बहन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या इस स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए।